क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 500 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन बिटवीन N2 and 3H2 give NH3 2NH3 फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन। Kc गिवन है। देखो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन इसने दिया है N2 3H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 का फॉर्मेशन करता है, और इस केस में कितने NH3 बनाता है, कह रहा है 2NH3। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इस केस में Kc हमें गिवन है, जो दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻², और Kp हमसे पूछा है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी है। Kp हमसे पूछा है। अब Kp और Kc के बीच अगर रिलेशन की बात करें तो Kp इज इक्वल Kc RT दी पावर डेल्टा n होता है। ये Kp और Kc के बीच रिलेशन है। अब यहाँ पे इन टर्म्स की बात करें तो टर्म में देख लो, जो Kp है ये भी कांस्टेंट हो गया, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब n की बात करें, ये कंसंट्रेशन के टर्म में होता है और ये प्रेशर के टर्म में। डेल्टा n की बात करें तो डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n होता है Np माइनस Nr, यानी कि रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट के मोल होते हैं उसमें से हम प्रोडक्ट के मोल माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस किए जाते हैं, तब डेल्टा n निकलता है। तो डेल्टा n क्या है, Np माइनस Nr, यानी कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल को माइनस करना पड़ेगा। R हमें पता है क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। अब बात करें वैल्यूज़ की, Kp निकालना है, Kc हमें गिवन है 6 पहले एक काम करते हैं, जो Np डेल्टा n है वो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा n क्या होगा, कहा मैंने, Np माइनस Nr, यानी कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। ये भी गैसियस स्टेज में है, हाइड्रोजन गैसियस ही रहता है, नाइट्रोजन यहाँ गैसी होती है। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 2। रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं, 3 और 1 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ही तो रहेगा, 4, यानी कि 2 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट ही तो माइनस करना है, यानी कि 2 - 4 करना पड़ेगा, आंसर आएगा -2। यानी कि डेल्टा n की वैल्यू तो -2 रहने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे हमने -2 रखना है। तो अब सारी वैल्यू पुट कर लें। Kp इक्वल Kc की वैल्यू है 0 दी है, 0 इंटू 10 6.0 इंटू 10⁻⁻² दे रखी है। फिर इसके बाद R की वैल्यू कितनी रहती है, R की वैल्यू यहाँ पे R की वैल्यू R ही रहने देते हैं, पहले अभी RT को RT रहने देते हैं, और यहाँ क्या है -2। अब ये जो -2 है, इसको अगर मुझे प्लस का 2 करना है तो मुझे इस RT को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। 6.0 इंटू 10⁻⁻² अपॉन RT अगर मैं कर दूं तो ये जो RT की पावर है क्या हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। अब ठीक है, अब R और T की वैल्यू रख दो। 6.0 इंटू 10⁻⁻² अपॉन R की वैल्यू 0.821, क्योंकि प्रेशर वाला टर्म है तो प्रेशर वाले टर्म में ही ले लेते हैं। ये क्या रहता है, R की वैल्यू क्या होती है, 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इंटू 773 मैंने कहाँ से लिया, टेम्परेचर गिवन है लेकिन सेल्सियस में गिवन है। अगर इसको मैं केल्विन में चेंज कर दूँ तो ये क्या रहेगा, 773 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर केल्विन में ले लिया 773। यहाँ पे जो वैल्यू है Kp की, इसको सॉल्व करने से आ जाएगी और वो आएगी 1.489 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे आने वाली है एटमॉस्फेयर -2 में। ये इसको सॉल्व करने से इजीली आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc एट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T इक्वल, यहाँ पे वैल्यू दी है, T इक्वल दिया है 1/r। T इक्वल 1/r पे Kp और Kc के बीच रिलेशन निकालोगे। है हमें पता है Kp किसके इक्वल होता है, Kc RT डेल्टा N के इक्वल। तो ये कह रहे हैं T की जगह 1/r रखो, T की वैल्यू दी है इसने, Kp इक्वल Kc R, T की जगह 1/r रखूँगी तो 1/r डेल्टा N, R से R कैंसिल, Kp इक्वल Kc 1 दी पावर डेल्टा N, किस एक की पावर जो है 1 की पावर में कुछ भी हो तो वैल्यू 1 ही रहती है। इसका मतलब रिलेशन क्या बनने वाला है, Kp इक्वल Kc। तो ऊपर जो कंडीशन दी है उसके लिए Kp और Kc का रिलेशन क्या रहेगा, इक्वल का। क्वेश्चन दिया है N2 + O2 बना रहा है 2NO और इसके लिए जो K की वैल्यू है वो गिवन है। फिर 2NH3 N2 और 3H2 का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके लिए K की वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ N2 O2 एंड NH3, ये जो N2 है O2 है और NH3 है, इनका इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो सेम था, आर द सेम। देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। और स्टेटमेंट कैसे दी थी, स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी थी क्या इक्विलिब्रियम पर भी N2 O2 और NH3 का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, या N2 और O2 का NH3 से ज़्यादा रहेगा, या NH3 का N2 O2 से ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से स्टेटमेंट थी। तो हम ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर N2 O2 और NH3 के जो कंसंट्रेशन है उसमें कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इक्विलिब्रियम पर हमें कंसंट्रेशन देखना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर जो K की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है, इधर 10⁻9 है, ऊपर 10⁻7 है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो K2 है वो K1 से बहुत ज़्यादा है। K2 K1 से क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाली रिएक्शन है, सेकंड वाली रिएक्शन के लिए K2 है, फर्स्ट के लिए K1 है, K2 K1 से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। K ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट कम बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, रिएक्टेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा K का। तो K ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। तो B के लिए K ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे यहाँ ध्यान देना। एक बार पूरा इरेज करके दोबारा समझाती हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि K ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। सेकंड के लिए बात करी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और रिएक्टेंट क्या रहेगा, कम रह जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बात हो रही है, क्योंकि K2 ज़्यादा है। K1 के कंपैरिजन में बात करी, K1 के कंपैरिजन में K2 ज़्यादा है, तो K1 के कंपैरिजन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और रिएक्टेंट कम रह जाएगा। अब K1 की बात करें तो K1 को हम K2 से कंपेयर करेंगे, तो K2 के कंपैरिजन में K1 क्या है, कम है। K1 कम है, K कम, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट भी कम। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, और रिएक्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड से कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन करके ये बात हो रही है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पर NH3 की जो
क्योंकि इनिशियली तो तीनों का कंसंट्रेशन सेम था, लेकिन एक दूसरे से कंपेयर करने पर अब क्या पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे NH3 का कंसंट्रेशन कम होगा और N2 और O2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर यही था, इसका आंसर था कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 इज मोर देन NH3। यही इसका आंसर था। कैसे आया समझ आ गया होगा। जो K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है। इसका मतलब K ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट कम। यहाँ K कम तो रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा। तो इसका मतलब पहले वाले का रिएक्टेंट ज़्यादा, दूसरे वाले का रिएक्टेंट कम। अगला क्वेश्चन है, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। द टोटल प्रेशर इज 12 atm। टोटल प्रेशर 12 atm दिया है। द वैल्यू ऑफ Kp इज, Kp की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है, कार्बन जो कि सॉलिड है, CO2 जो कि गैस है, इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो भी क्या होती है, गैसीय रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Kp की, तो Kp क्या रहेगा, K क्या रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन P क्या है, यहाँ पे प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ, देखो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर होगा तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का प्रेशर और रिएक्टेंट का प्रेशर ले लेंगे। तो क्या लेंगे, पहले प्रेशर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके 2 मोल हैं तो पावर में आ जाता है 2, ठीक है। अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, CO2, तो प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा, इतना ही रहेगा, प्रेशर ऑफ CO2। अब मैंने कार्बन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कार्बन सॉलिड है और हम प्रेशर की जब बात करते हैं तो प्रेशर सिर्फ गैस का ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो Kp है वो क्या आएगा, CO का प्रेशर और CO2 का प्रेशर। और जो CO का प्रेशर है, क्योंकि वो उसके 2 मोल हैं तो 2 पावर में चले जाएगा, ठीक है। इसको जब मोल में चेंज करते हैं तो मोल में जब इस प्रेशर वाले टर्म को चेंज किया जाता है तो आता है Np अपॉन Nr, प्रेशर अपॉन टोटल मोल पावर में डेल्टा N। ये कब की वैल्यू है, जब मोल में चेंज किया जाता है। तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी आएगी, Kp की वैल्यू देखो, मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट दिए हैं। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, और मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, 1। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें 2 दिया है, अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेंट हमें कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ही लेंगे, इसका भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है और ये क्या है, टोटल मोल। तो टोटल प्रेशर कितना है, 12 जो कि गिवन है, और टोटल मोल कितने होंगे, 2 प्रोडक्ट के हैं, 1 रिएक्टेंट का, यानी कि 3 मोल होंगे। डेल्टा N की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो डेल्टा N की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो Kp है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Kp की वैल्यू 4 इंटू 12 अपॉन 3। अगर इसको कैंसिल करें तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो इसका जो आंसर आया था वो 16 atm आया था, ठीक है। क्वेश्चन है, द गैसियस रिएक्शन 2A प्लस बी सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद पार्शियल प्रेशर। तीनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, जो A है उसका पार्शियल प्रेशर 0.1 दिया है, B का 0.001 दिया है और C का 1 atm दिया है। और कहा है प्रोसीड टू द लेफ्ट एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द अबव रिएक्शन। ये कह रहे हैं Kp निकालो, Kp निकालना है। तो Kp क्या रहेगा, कंसर्न देखो प्रोडक्ट प्रेशर के टर्म में है तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ कार्बन लेंगे अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्या क्या है,
प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। ए क्योंकि ए के आगे 2 है तो ए का जो होगा स्क्वायर होगा। तो तीनों के प्रेशर दे रखे हैं पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ही ले लेते हैं। के पी क्या आएगा, सी कितना दिया है 1 ATM, तो इसको 1 ATM ही रहने दो, 1 ATM को 1 ATM रहने दो। पी ए स्क्वायर, पी ए की बात करें तो पी ए कितना दिया, ए के लिए कितना दिया है 0.1, तो 0.1 का प्रेशर इसका स्क्वायर लेना है। देन बी के लिए दिया है 0.001, तो यहाँ पे क्या होगा बी के लिए लेंगे 0.001, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ। 1 को 1 रहने देते हैं, ये सारे ATM में है तो ऊपर के ATM से नीचे का ATM कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगी। 1 अपॉन इसको मैं 10⁻⁻² लिख सकती हूँ, और इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻3। कैसे लिख सकते हैं देखो, 0.1 इंटू 0.1 कितना आएगा, 0.1 इंटू 1 1 आएगा, और इसका आंसर आएगा 0.01। और 0.01 को अगर मैं 10⁻⁻ में लिखना चाहूँ तो इसकी अगर मुझे यहाँ पे पावर को अगर कम किया जाए तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो पावर को कम मतलब माइनस में करेंगे, माइनस में 2 माइनस का 2 लूँगी तो ये जो पॉइंट है वो 2 के नंबर से पीछे खिसकेगा, एक इधर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 10⁻⁻² आ जाएगा। ठीक इसी तरह 10⁻⁻3 आ जाएगा 0.001 की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा ओवरऑल, के पी इक्वल 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻5 आएगा, -5 को ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻5। ये क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द इक्विलिब्रियम विच इज नॉट अफेक्टेड बाई ऑन इंक्रीजिंग इन प्रेशर इज। इसमें से कौन सा प्रेशर इंक्रीज करने पर, देखो कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से पूछा है, मतलब कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से पूछा है कि किस में प्रेशर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट नहीं होगा, मतलब किसी भी साइड को इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर के टर्म में कब इफेक्ट नहीं होता है, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 रहती है। डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान दो, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जो भी बाहर से हम कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वहीं पे लगेगा, उसका इफ़ेक्ट वहीं पे लगेगा जहाँ की तरफ उसकी वैल्यू कम होगी, जहाँ की तरफ उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब देखो, अगर ऐसा होता यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता तो ये क्या कहता कि इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने पर। प्रेशर अब इस रिएक्शन में इसका प्रेशर ज़्यादा है, अब मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर ये इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होगा, जहाँ पर इसी की वैल्यू कम होगी, यानी कि प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर बढ़ाने पर जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 मतलब इसका जो प्रेशर है इसके प्रेशर के सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो मैं अब अगर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो क्योंकि दोनों का सेम है तो इक्विलिब्रियम तो तब शिफ्ट होता जब इन दोनों के में कोई डिफरेंस होता है, एक का ज़्यादा होता है एक का कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ शिफ्ट होता। लेकिन दोनों का सेम है तो किसी भी साइड को शिफ्ट नहीं होगा, तो दोनों का सेम कब होगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इस केस में क्या होता है, एन पी माइनस एन आर होता है। डेल्टा एन की वैल्यू एन पी माइनस एन आर होती है, यानी कि प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव आई है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का कम माइनस किया, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा तभी पॉजिटिव आएगी, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा तो रिएक्शन कहाँ बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तो पॉजिटिव आने पर जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव कब आता, जब रिएक्टेंट की ज़्यादा होती, तो रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होती तो जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता। ठीक है, कहाँ शिफ्ट होता, फॉरवर्ड शिफ्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा एन की वैल्यू 0 रखने पर किसी भी साइड को शिफ्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम।
अगला क्वेश्चन है फॉर द पेयर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन के पेयर के लिए कह रहा है इफ़ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर Kp1 एंड Kp2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली देन ऑप्शन में ये पूछा है कि Kp1 और Kp2 के बीच क्या रिलेशन होगा। तो Kp1 और Kp2 के बीच अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो जो 1 है, देखो 1 वाला जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें क्या है N2 3H2 और 2NH3 है। लेकिन जब सेकंड वाली रिएक्शन देखें तो सेकंड वाली रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ भी 1 अपॉन, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो सेकेंड वाली की रिएक्शन कब बनी है, जब फर्स्ट वाली रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन कब बनी है, पहली वाली रिएक्शन कब बनी है, जब सेकेंड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो सेकेंड वाली रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो किसके जैसी हो जाएगी, पहली वाली रिएक्शन के जैसे। तो यहाँ पे अगर Kp का रिलेशन लाए तो हमें पता है कि Kp के रिलेशन में जो ये 2 आगे मल्टीप्लाई में होता है ये कहाँ चले जाता है, पावर में। तो यहाँ पे क्या आएगा Kp1 जो होगा Kp2 के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो 1 मल्टीप्लाई में आया रहता है वो पावर में चले जाता है, यही आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे गलती ये हो जाती कि इस 2 को तो मल्टीप्लाई में कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस 2 को कहाँ भेजना है, पावर में, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टर्म में इसको कहाँ भेजेंगे, ये कहाँ जाता है, पावर में जाता है। देखते हैं ना, कभी भी हम जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के जो आगे की वैल्यू होती है उसको कहाँ भेजते हैं, के लिए पावर में ही तो भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Kp का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है इसकी यूनिट पूछ रहे हैं। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे ना तो हमें पता है के कैसे निकलता है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में देखूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन है तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में होगा, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, इसका मतलब ओवरऑल के क्या होगा, यूनिटलेस। यही होता है, के की जो वैल्यू होती है वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती है, याद रखना। जो के की वैल्यू रहती है ये क्या रहती है, डायमेंशन लेस। ये जो आंसर होगा इसी को टिक टिक करना है। के की वैल्यू कभी के जो के की वैल्यू होगी वो हमेशा डायमेंशन लेस रहती है, इसकी कोई डायमेंशन यानी कि यूनिट नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन में घुमा के ये दिया जाता है के इक्विलिब्रियम निकालो कह देते हैं और के इक्विलिब्रियम की 2-3 वैल्यू सेम दे देते हैं, 1-2 में यूनिट डाल देते हैं और तीसरे में यूनिट गैप कर देते हैं। तो जो इसमें यूनिट नहीं होगी वही आंसर होगा।
क्या कहा, लॉग जो 10⁻x की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आती है, x के इक्वल। तो इसकी वैल्यू लॉग 10⁻17 की वैल्यू तो 17 आएगी। इतने को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी 17, और लॉग 5.04 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6991। लॉग 5 की वैल्यू आप देखेंगे तो यही होती है, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6991। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बात करें। देखो इन सब को सॉल्व कर लो, डेल्टा जी नॉट इक्वल, इन सब को सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट, इतने को सॉल्व करने से यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है -5.70। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -5.70। ये इसलिए आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, वैसे तो तुम कहोगे ये वैल्यू बहुत बड़ी है और वैल्यू थोड़ी बड़ी आनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो जूल पर केल्विन पर मोल है, इसको जूल केल्विन पर केल्विन पर मोल में सॉल्व ना करके हम किस में सॉल्व करेंगे, किलो जूल पर केल्विन पर मोल में सॉल्व करेंगे। तो किलो जूल पर केल्विन पर मोल में सॉल्व करेंगे तो देन जो हमारा आंसर है वो भी किलो जूल में आएगा, इतना याद रखना। तो आंसर किस में आएगा, किलो जूल में। तो आंसर किलो जूल में ऑप्शन में दिया था, इसलिए यहाँ पर 10⁻³ इन्वॉल्व किया गया। तब ये जो वैल्यू है पूरी इसके साथ इंक्लूड करके -5.70 आएगी। और इसकी इन दोनों की वैल्यू की बात की जाए तो ये 17.70 ऑलमोस्ट आता है। यहाँ पे ये प्लस में आएंगे, प्लस में क्यों आएंगे, क्योंकि लॉग इसकी वैल्यू क्या होगी 17 प्लस लॉग ये, तो ये जो है ये प्लस में आएगा। देन यहाँ पे 7.70 के आसपास वैल्यू आएगी, और जो डेल्टा जी नॉट है इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 100.89, जिसको ऑप्शन में 101 के ऑलमोस्ट इक्वल दिया था। ये वैल्यू किलो जूल में आने वाली है क्योंकि ऊपर हमने आर की वैल्यू भी किलो जूल में ली है, और यही क्या था आंसर। अगला है द गैस फेज रिएक्शन 2NO फॉर्मेशन कर रहे हैं N2O2 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट an equilibrium mixture of NO2 and N2O4. The decomposition of N2O4 can be induced by, decomposition of N2O4 कह रहे हैं कब होगा, और ये इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दिए थे, प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर कम करने पर, इस तरीके से। तो मैं अगर डिकम्पोजिशन की बात करूँ तो N2O4 का अगर मुझे डिकम्पोजिशन करना है, किस में करना होगा, 2NO में। तो हमें ये रिएक्शन दिया है, NO जब N2O4 बनाता है तो एक्सोथर्मिक होता है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ये क्या होगी, एंडोथर्मिक। और ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होगी देन हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी। देखो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, तो इधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने पर जो रिएक्शन है फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। और अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो टेम्परेचर कम करने पर जो कम होने का इफ़ेक्ट है वो कब ज़्यादा होगा, जब रिएक्शन इधर को शिफ्ट होगी, क्योंकि इधर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कम करने पर क्या हो जाएगा, इधर को रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट तभी कम किया जा सकता है ना। उसके बाद प्रेशर के टर्म में ही पूछा था, प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो रिएक्शन कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं हम, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू देख लो, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, दो में से एक को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी, यानी कि पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पॉजिटिव में वैल्यू आई, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वैल्यू बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड। और प्रेशर कम करेंगे तो वैल्यू कहाँ शिफ्ट करेगी,
फॉरवर्ड, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 ही तो कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था कौन सा सही होता, ऑप्शन ये सही होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है वो क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। यही आंसर था। आज के 10 क्वेश्चन इतने ही हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।